गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत EAFM सेकंड में। आपके पूर्व के व्याख्यान में मैं आपको बता रहा था रिजर्व बैंक के द्वारा जो अपनाए गए टूल्स हैं जिनके द्वारा साख नियंत्रण करता है रिजर्व बैंक, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा था। उसी के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे तरल कोषानुपात में परिवर्तन, यानी कि चेंजेज इन लिक्विडिटी रेशियो के द्वारा भी रिजर्व बैंक जो है अपने साख पर नियंत्रण स्थापित करता है। देखिए, सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में अपने पास रखना होता है, जिससे वे आवश्यकता होने पर जनता को भुगतान कर सके। यह कोषानुपात केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस कोषानुपात के बराबर बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि बैंक इस राशि का प्रयोग साख निर्माण में नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक इस तरल कोषानुपात में परिवर्तन कर साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब इस कोषानुपात में वृद्धि कर दी जाती है तो व्यापारिक बैंकों के पास ऋण देने योग्य राशि कम हो जाती है, जिससे उनकी साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक इस अनुपात में कमी कर देता है तो व्यापारिक बैंकों के पास नगद कोष अधिक रह जाते हैं, फलस्वरूप उनकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है। इस विधि में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के कोषों पर सरलता से नियंत्रण रख सकता है। इस तरह अनुपात को नगद एवं सरकारी प्रतिबद्धों के रूप में रखा जाता है। इससे एक ओर तो सरकार को बैंकों से ऋण प्राप्त हो जाते हैं और दूसरी ओर जनता का बैंकों में विश्वास बढ़ता है। यह विधि सर्वप्रथम सन 1946 में बेल्जियम द्वारा अपनाई गई। इसके बाद सन 1947 में इटली और सन 1948 में फ्रांस में इस विधि को अपनाया था। आजकल विश्व के सभी देशों में इस विधि को अपनाया जाता है। विकासशील देशों के लिए यह विधि अधिक उपयुक्त भी है। देखिए, अब तक जो मैंने आपको बात बताई, या मेरे पिछले व्याख्यान में मैंने जो आपको बात बताई, उसके अंतर्गत मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साख नियंत्रण की जो परिमाणात्मक विधियां हैं, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। लेकिन परिमाणात्मक विधियों के साथ साथ गुणात्मक विधियों का भी प्रयोग रिजर्व बैंक करता है साख नियंत्रण के लिए। तो गुणात्मक रीतियां इस प्रकार से है, जैसे कि चयनित या प्रवृत्त साख नियंत्रण। देखिए, गुणात्मक साख नियंत्रण की यह सबसे प्रमुख विधि है। इस विधि में केवल चयनित या विशेष क्षेत्रों के लिए ही साख को नियंत्रित किया जाता है। इससे संपूर्ण अर्थतंत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि चयनित क्षेत्र ही प्रभावित होता है। इस विधि के विभिन्न प्रचलित रूप इस प्रकार से है, जैसे विभिन्न ब्याज दर कटौती दरें, विभिन्न ब्याज तथा कटौती दरें। चयनित साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग ब्याज एवं कटौती दर निर्धारित करता है। जिन क्षेत्रों में साख का विस्तार करना होता है उनके लिए ब्याज एवं कटौती दर नीचे रखी जाती है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में साख के विस्तार को रोकना है उनके लिए ब्याज एवं कटौती दर ऊंची रखी जाती है। इस प्रकार कटौती व ब्याज दर में भिन्नता के आधार पर साख को वांछित दिशा प्रदान की जाती है। अंतर निर्धारण। व्यापारिक बैंक वस्तुओं की जमानत पर ऋण देते हैं। सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य एवं ऋण की राशि में 20% से 50% तक अंतर रखा जाता है। इसी तरह से अर्थात बैंक अधिक मूल्य की वस्तुएं धरोहर के रूप में रखकर कम ऋण देते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य यह होता है कि यदि वस्तु के मूल्यों में कमी भी आ जाए तो बैंक को कोई हानि न हो। यह अंतर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय बैंक इस अंतर धरोहर के मूल्य एवं ऋण की राशि को कम कर साख की मात्रा बढ़ा सकता है। इसी प्रकार केंद्रीय बैंक कुछ वस्तुओं के सीमांतर को बढ़ाकर उनके लिए ऋणों की मात्रा कम कर देता है, जबकि कुछ वस्तुओं के सीमांतर को कम कर उनके लिए ऋण की मात्रा बढ़ा सकता है। इसी तरह से आयात पूर्व जमा की व्यवस्था का भी उपयोग करता है रिजर्व बैंक। आयातों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक यह व्यवस्था करता है कि आयातकर्ताओं को आयात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र देते समय ही आयात मूल्य का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक अथवा अन्य अधिकृत बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है। बैंक इस जमा राशि पर ब्याज नहीं देता है। इस प्रकार साख को नियंत्रित करने का ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयास करता है।
इस तरह से ऋणों की प्राप्ति पर नियंत्रण, कुछ क्षेत्रों के लिए जिन्हें आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है अथवा उनके लिए ऋणों को की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इससे उन क्षेत्रों में साख के विस्तार पर नियंत्रण लग जाता है। ऋणों की स्वीकृति एवं जांच, यानी कि विशेष क्षेत्रों के लिए ऋणों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक यह नियम बना देता है कि उन क्षेत्रों में ऋण देने से पूर्व बैंक की स्वीकृति लेनी होगी। अनेक बार एक निश्चित सीमा से अधिक ऋण देने के लिए केंद्रीय बैंक की स्वीकृति अनिवार्य कर दी जाती है। इससे साख पर नियंत्रण लग जाता है। यह व्यवस्था नीदरलैंड, कनाडा, स्वीडन, अमेरिका आदि देशों में समय समय पर अपनाई गई है। नगद कोषों का प्रवृत्ति प्रयोग, इस विधि में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण देने या विनियोग करने वाले बैंकों को एक निश्चित सीमा तक नगद कोष नहीं रखने की छूट दे दी जाती है। जैसे यदि सरकार सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहती है तो सूती वस्त्र उद्योग को ऋण देने वाले बैंकों के लिए एक निश्चित राशि तक नगद कोष न रखने की छूट दे सकती है। इससे बैंक इस नगद राशि को ऋण देने में प्रयुक्त करेंगे। इस प्रकार साख की मात्रा बढ़ेगी। इसी तरह से उपभोक्ता साख नियमन, यानी कि औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारिक बैंक उपभोक्ता वस्तुएं जैसे टीवी, मोटर कार, एयर कंडीशनर, फ्रिज आदि खरीदने के लिए ऋण देते हैं। उपभोक्ता ऐसे ऋण किस्तों में चुकाता है, इसे उपभोक्ता साख कहते हैं। यह जब साख की मात्रा को नियंत्रित करना हो तो केंद्रीय बैंक ऐसे ऋणों पर प्रतिबंध लगा देता है। इससे दंडित ब्याज दर, अनेक बार केंद्रीय बैंक विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग साख सीमाएं निर्धारित करता है। ठीक है, जब कोई व्यापारिक बैंक उस क्षेत्र के लिए निर्धारित सीमा से अधिक ऋण देता है तो केंद्रीय बैंक ऐसे बैंक से दंडित ब्याज दर वसूल करता है। साख का समविभाजन, यानी कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसे साख का राशनिंग भी कहते हैं। इस विधि में केंद्रीय बैंक प्रत्येक व्यापारिक बैंक के लिए ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देता है। इसी तरह से प्रचार, साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक प्रचार नीति भी अपना सकता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापारिक बैंकों के समक्ष अपने साख संबंधी विचार प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार केंद्रीय बैंक विभिन्न सभाओं एवं संगोष्ठियों, समारोह एवं पत्रकार सम्मेलनों में अपनी साख नीति के संकेत देता है। नैतिक अनुनयन भी एक महत्वपूर्ण औजार है रिजर्व बैंक के पास साख नियंत्रण का। अनेक बार केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर नैतिक दबाव डालकर भी साख को नियंत्रित करता है। इस विधि में केंद्रीय बैंक किसी शक्ति एवं अधिकार का प्रयोग किए बिना ही व्यापारिक बैंकों पर नैतिक दबाव या अनुनय द्वारा साख को वांछित दिशा देता है। इस तरह से प्रत्यक्ष कार्रवाई, यह साख नियंत्रण का अंतिम एवं कठोर हथियार होता है। इस रीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अपनी नीति के अनुसार चलने के लिए बाध्य करता है। यदि कोई व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक की नीति के विरुद्ध चलता है तो वह उस बैंक के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करता है। प्रारंभ में नीति विरुद्ध कार्य करने वाले बैंक को चेतावनी दी जाती है और यदि वह बैंक चेतावनी पर भी ध्यान नहीं देता है तो उसकी ऋण सुविधाएं बंद करने, ब्याज दर ऊंची वसूलने और बैंक का कार्यालय बंद करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकलता है कि साख नियंत्रण की विभिन्न रीतियों का अध्ययन किया है हमने और उससे ये स्पष्ट हो गया है कि साख नियंत्रण की कोई भी रीति अपने आप में पूर्ण नहीं है। केंद्रीय बैंक को विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गुणात्मक एवं परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियों में समन्वय स्थापित करना होता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण रीति के अप्रभावी होने के भी कुछ कारण हैं। एक तो असंगठित मुद्रा बाजार है, साख की विभिन्न किस्में हैं, इसी तरह से बैंकिंग परंपराओं का अभाव भी रहा है, साधनों की अपर्याप्तता, सीमित वैधानिक अधिकार, विशाल अमौद्रिक क्षेत्र, मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं। यानी कि विकसित देशों में केंद्रीय बैंक की परंपरा इतनी सुदृढ़ एवं परिपक्व हो चुकी है कि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के संकेत मात्र से उचित कार्रवाई करने लगते हैं, लेकिन विकासशील देशों में ऐसी परंपराएं नहीं हैं, इसलिए केंद्रीय बैंक को अधिक कठिनाई होती है। इस तरह से साधनों की अपर्याप्तता भी देखने को मिली है कि केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक के पास कितने वित्तीय साधन हैं। विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक के विभिन्न वित्तीय साधन भी सीमित होते हैं। सीमित साधनों से बैंक सीमित मात्रा में ही साख नियंत्रण कर पाता है। सीमित वैधानिक अधिकार भी जिन देशों में केंद्रीय बैंक को मुद्रा बाजार एवं व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण के वैधानिक अधिकार सीमित मात्रा में प्राप्त है, वहाँ केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण में असफल रहते हैं। किंतु जहाँ केंद्रीय बैंक को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, वहाँ पर साख नियंत्रण करने में सफल रहा है।
विशाल अमौद्रिक क्षेत्र भी है। विकासशील देशों में या पिछड़े हुए देशों में अमौद्रिक क्षेत्र होते हैं, अधिक होते हैं। ये ऐसे देशों में केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करने में असफल रहते हैं, क्योंकि अमौद्रिक क्षेत्र एवं केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से बाहर रह जाते हैं। अमौद्रिक क्षेत्र जितने भी है वो केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से बाहर रह जाते हैं। इस तरह से मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर पूरा नियंत्रण हो, ताकि वह उन्हें वांछित दिशा प्रदान कर सके। तो ये सारे के सारे ऐसे कारण हैं जिनसे केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति अप्रभावी होने की संभावना रहती है। धन्यवाद।